हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हेलो वर्ल्ड विल बी प्रिंटेड। यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ में एक स्टेटमेंट प्रिंट किया गया है हेलो वर्ल्ड, एंड जस्ट उसके नीचे मेन फंक्शन को फिर से कॉल किया गया है। किसी फंक्शन के अंदर जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है सेम फंक्शन को, इसको हम कहते हैं रिकर्जन। यहाँ पर मेन फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर से मेन फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो कॉलिंग की सीक्वेंस है, ये जो चेन ऑफ कॉलिंग है, ये कभी स्टॉप नहीं होगी और हम यहाँ पर आंसर करेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसका कॉल एक स्टैक के अंदर जाके स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम रिकर्जन की हेल्प से उसको कॉल कर रहे हैं। रिकर्जन के केस में क्या होता है कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसका जो कॉलिंग एड्रेस है कि वो लास्ट कहाँ पर कॉल हुआ है, ताकि जब वापस से उस फंक्शन पर रिटर्न आना हो तो उस एड्रेस की हेल्प से रिटर्न आया जा सकता है। तो इसलिए जितने भी रिकर्सिव कॉल्स होते हैं वो सारे स्टैक के अंदर जाके स्टोर होते हैं। यहाँ पर मेन को रिकर्सिवली कॉल किया गया है, तो मेन के जितने भी रिकर्सिव कॉल्स होते जा रहे हैं वो सारे स्टैक के अंदर एड्रेस के साथ जाके स्टोर होते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर स्टैक की साइज ओवरफ्लो हो जाएगी, मतलब जो हमारी स्टैक की कैपेसिटी है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। अब और कोई और रिकर्सिव कॉल उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होगा, टिल स्टैक ओवरफ्लो। जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता तब तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। जैसे ही स्टैक ओवरफ्लो होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना बंद हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी, टिल स्टैक ओवरफ्लोज। आप इस वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड करें, जिसके थ्रू आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैंने जो आपको स्टैक के बारे में कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे रिकर्सिव कॉल स्टैक के अंदर जाके एड्रेस स्टोर होते हैं, ताकि हम उस एड्रेस पे रिटर्न आ सके जहाँ पे हमें रिकर्सिव कॉल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज किया गया है। फर्स्ट फॉर लूप हमारा i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चलेगा। सेकेंड फॉर लूप j की वैल्यू i से इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब जो i की वैल्यू है वहां से स्टार्ट होगा, एंड j लेस देन इक्वल्स टू i मतलब i की वैल्यू पे ही एंड होगा। इसका मतलब जो इनर लूप है वो सिर्फ एक ही बार चलेगा, जो भी i की वैल्यू होगी उसके लिए। और उस लूप में क्या किया गया है, सम इक्वल्स टू सम प्लस j। जो भी j की वैल्यू होगी वो सम में प्लस होगी और फिर से जाके सम में स्टोर होगी। और जब ये लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सम की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं कि फन को कॉल किया गया है वैल्यू 5 के लिए। जब फन कॉल होगा वैल्यू 5 के लिए, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी फन फंक्शन के अंदर, 5। अब यहाँ पे जो आउटर फॉर लूप है वो चलने वाला है i की वैल्यू 1 से लेके n तक। n कितना है हमारा 5, तो 1 से 5 तक मतलब 5 टाइम्स चलने वाला है। इनर लूप में क्या हो रहा है, हर बार जो भी i की वैल्यू है उतनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार। i की वैल्यू 1 है तो सिर्फ एक ही बार चलेगा 1 के लिए। i की वैल्यू जब 2 होगी तो सिर्फ एक ही बार चलेगा i की वैल्यू 2 के लिए। तो इस तरीके से सम इक्वल टू सम प्लस j। तो पहली बार जब j इक्वल टू i मतलब क्या होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो सम प्लस 1। तो पहली बार हुआ सम की वैल्यू 1, फिर उसी 1 में प्लस होगा अगली बार 2, क्योंकि i की वैल्यू जब 2 होगी तो 1 प्लस 2 देन प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इस तरीके से 5 टाइम्स आपका i वाला लूप चलेगा। और इनर वाले लूप में आप j की वैल्यू को i से शुरू करके i पे ही एंड कर रहे हैं, इसलिए वही i की वैल्यू सम में प्लस होती जाएगी। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर रहे हैं। तो 1 से लेके 5 तक के सभी नंबर्स का हम सम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारा होता है 15। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन गेट विल बी इन्वॉक्ड इफ गेट 6 इज कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन। अगर इस गेट फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल किया जाए और वैल्यू पास की जाए 6, तो टोटल ये गेट फंक्शन कितनी बार कॉल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, इफ n इज लेस देन 1, अगर n की वैल्यू 1 से कम है तो रिटर्न कर दो, मतलब फंक्शन की कॉलिंग यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और हम रिटर्न वापस मेन फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। अदरवाइज अगर n की वैल्यू लेस देन 1 नहीं है तो 2 बार गेट को कॉल किया गया है, n-1 और n-3। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल गेट फंक्शन के अंदर, गेट फंक्शन की डेफिनेशन में गेट फंक्शन को ही फिर से कॉल किया गया है, लेकिन एक बार नहीं 2 बार, एक बार n-1 के लिए, एक बार n-3 के लिए। तो सबसे पहली बार जब गेट फंक्शन को कॉल किया गया n की वैल्यू 6 के लिए, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 6 लेस देन 1 नहीं होता है, तो गेट फंक्शन 2 टाइम्स कॉल होगा। n-1 मतलब 6 - 1
गेट 5 और गेट 6 माइनस 3 मतलब 3। तो गेट 6 दो फंक्शन कॉल करेगा, गेट 5 और गेट 3। फिर ये जो गेट 5 है ये फिर से दो फंक्शन कॉल करेगा, गेट 4 गेट 2। जो गेट 4 है वो फिर से दो फंक्शन कॉल करेगा, गेट 3 गेट 1। गेट 3 फिर से दो फंक्शन कॉल करेगा, गेट 2 गेट 0। गेट 2 फिर से दो फंक्शन कॉल करेगा, गेट 1 गेट -1। और गेट 1 फिर से दो फंक्शन कॉल करेगा, गेट 0 गेट -2। इस तरीके से जब इनिशियली मैंने गेट 6 को कॉल किया था तो दो कॉल हुए थे, गेट 5 और गेट 3। ये मैंने सारे कॉल्स आपको गेट 5 वाले बताए। अभी गेट 3 बचा हुआ है। गेट 3 फिर से वही करेगा, गेट 2 गेट 0, देन गेट 1 गेट -1, देन गेट 0 गेट -2। तो इन सारे रिकर्सिव कॉल्स को जब आप सम करोगे तो टोटल काउंटिंग आपको मिलेगी 25। तो यहाँ पर हम आंसर कर सकते हैं कि गेट 6 फंक्शन कितनी बार टोटल कॉल होगा, 25 टाइम्स। अब ये तो मैंने आपको काउंटिंग करके बताया। अगर एक 6 की वैल्यू 60 होती तो हम ऐसे कब तक काउंट करते, वो थोड़ा सा मुश्किल होता। तो यहाँ पर एक बेटर वे हो सकता है इस तरीके के कोड में कि आप एक काउंट वेरिएबल लें जिसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दें 0, और गेट फंक्शन के अंदर आप कर दें काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। इससे क्या होगा कि जब जब गेट फंक्शन कॉल होगा काउंट की वैल्यू 1-1 से बढ़ती जाएगी, और जब गेट फंक्शन के सारे कॉल्स खत्म हो जाएंगे तब आप उस काउंट की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि गेट फंक्शन टोटल कितनी बार कॉल हुआ है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 25 टाइम्स। वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी दी आउटपुट। यहाँ पर क्या किया गया है, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हैं, a इक्वल्स टू 2048 एंड सम इक्वल्स टू 0। एक फन सी फंक्शन कॉल किया गया जिसमें ये दोनों पैरामीटर पास किए गए हैं 2048, 0। जैसे ही फन सी फंक्शन को कॉल किया गया तो कंपाइलर फन सी फंक्शन के ऊपर जाएगा, n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2048 और सम के अंदर आपका आ जाएगा 0। अब इस फन सी फंक्शन के अंदर क्या किया गया है, दो वेरिएबल लिए गए हैं k और j, जिनकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज की गई है। उसके बाद इफ में ये चेक किया गया है कि अगर n की वैल्यू 0 है तब रिटर्न करके मतलब स्टॉप होना है, हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं वापस से मेन फंक्शन के पास, तो ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। और अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में क्या करना है, n का मॉड्यूलस लेना है 10 से। जब भी किसी नंबर का 10 से मॉड्यूलस लिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, उस नंबर की लास्ट डिजिट हमें आंसर में मिल जाती है। जब भी हम 10 से मॉड्यूलस लेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट हमें आंसर में मिल जाएगी। j इक्वल्स टू n/10। जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी लास्ट डिजिट हमारे पास नहीं रहती। सपोज 123 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर में मिलेगा 12। इसमें से अब लास्ट डिजिट जा चुकी है 3। तो मॉड्यूलस के थ्रू लास्ट डिजिट आंसर में मिलती है और डिवाइड बाय 10 के थ्रू लास्ट डिजिट अब उस नंबर का पार्ट नहीं रहती, रिमेनिंग डिजिट आपको आंसर में मिलती है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इस फंक्शन के अंदर फन सी को फिर से कॉल किया गया है j, सम। j की वैल्यू क्या होगी, 2048 को अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा तो लास्ट डिजिट चली जाएगी 204। अगली बार फन सी फंक्शन कॉल हुआ है 204, जो भी सम की वैल्यू होगी उसके लिए, और प्रिंट की गई है k की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फोकस करने के लिए कि जो सम वेरिएबल यूज किया गया है यहाँ पर वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यूज किया गया है। प्रिंट तो क्या हो रहा है, k की वैल्यू, मतलब सम की वैल्यू क्या है ये कोई मैटर नहीं कर रहा, इसको इग्नोर करना है। सम यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रिंट क्या हो रहा है फंक्शन के अंदर, k की वैल्यू, और k क्या है, n मॉड्यूलस 10, मतलब नंबर की लास्ट डिजिट जो भी हमको आंसर में मिलेगी वो। तो यहाँ पर आप सम वेरिएबल के ऊपर ध्यान न दें जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको आंसर प्रिंट होगा, पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 0, फिर 4, फिर 8 और फिर 0। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा 20480। वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन को रीड करें, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो कि कैसे ये 20480 प्रिंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट ये आएगा आपको कि लास्ट वाला 0 कैसे प्रिंट हुआ, नंबर की डिजिट्स तो 2048 थी, तो एक एक करके सारी डिजिट प्रिंट की गई है, 2, 0, देन 4, देन 8। आप मेन फंक्शन में फोकस कीजिए, जो फन सी फंक्शन कॉल किया गया है उसने तो प्रिंट किया 2, फिर 0, फिर 4, फिर 8, लेकिन उस फन सी फंक्शन के नीचे एक बार printf का यूज करके सम को प्रिंट किया गया जिसकी वैल्यू 0 है। तो इसलिए आपको आंसर में एक लास्ट डिजिट और प्रिंट होगी 0, इसलिए आपका आंसर होगा 20480। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
मेन के अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं f, जिसको आपने दो पैरामीटर पास किए 20,1। ये f फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो printf के थ्रू प्रिंट होगी। तो जैसे ही कंपाइलर को f फंक्शन की कॉलिंग मिली, कंपाइलर गया f फंक्शन को कॉल करने, 20,1 मतलब n की वैल्यू हो गई 20 और k की वैल्यू हो गई 1। फंक्शन क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब स्टॉप करना है। अदरवाइज एक कंडीशन और है, अगर n मॉड्यूलस 2 है तो कॉल करना है fn/2, 2 इंटू के प्लस के, और अगर n मॉड्यूलस 2 ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उस केस में कॉल करना है fn/2, 2 इंटू के माइनस के। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर n मॉड्यूलस 2 करने पे ट्रू आ रहा है तो प्लस के वाला करना है, और अगर फॉल्स आ रहा है तो माइनस के करना है। बाकी fn/2, 2 इंटू के दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू क्या पास की गई 20,1। क्या n 0 है, नहीं है, तो एल्स इफ में गया n मॉड्यूलस 2, 20 मॉड्यूलस 2 कितना होगा 0। जब भी किसी इवन नंबर को 2 से मॉड्यूलस दिया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। इफ के अंदर 0 आया मतलब कंडीशन फॉल्स, तो वो जाएगा सबसे लास्ट वाले एल्स पे, और फिर से एफ फंक्शन को कॉल करेगा, अब की बार n/2, 20/2 मतलब 10, 2 इंटू के, कितना था पहली बार में 1, तो 2 इंटू के मतलब 2 इंटू 1 2। तो नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा 10, 2 के लिए माइनस के क्या था हमारा 1। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ 20,1 के लिए, उसने कॉल किया f10, 2 माइनस 1 को, और इसने कॉल किया f5, 4 माइनस 2 को। इस तरीके से रिकर्सिव कॉल्स होते जाएंगे, आप कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं। f2, 8 प्लस 4, यहाँ पर चूंकि 5 को जब मॉड्यूलस लिया गया 2 से तो रिमाइंडर 1 था, इसलिए वो लास्ट वाला एल्स नहीं चला, माइनस के वाला प्लस के वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। फिर 1, 16 माइनस 8, फिर 1, 16 ने कॉल किया 0, 32 को। 0, 32 जैसे ही हुआ तो n की वैल्यू कितनी होगी 0, और फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर n की वैल्यू 0 है तो स्टॉप करना है, फिर कोई फर्दर रिकर्सिव कॉल्स नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखिए f0, 32 क्या रिटर्न करेगा 0, तो 0 प्लस 16 कितना हुआ 16। ये 16 ऊपर जाएगा क्योंकि ये कॉल कहाँ से आया था 1, 16 ने इसको कॉल किया था, तो ये 16 ऊपर गया कहाँ पे 1, 16 के प्लेस पे, तो 16 माइनस 8 कितना हुआ 8। ये 8 ऊपर गया 2, 8 के पास क्योंकि उसके थ्रू ये कॉल आया था 1, 16 वाला। 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, ये 12 ऊपर गया तो 12 माइनस 2 10, फिर ये 10 ऊपर गया तो 10 माइनस 1 9। ये 9 कहाँ जाएगा 20,1 के पास क्योंकि इसी ने कॉल किया था 10, 2 माइनस 1 को, तो 9 गया 20,1 के पास, और इसी का हमें आंसर चाहिए था कि 20,1 को अगर हम कॉल करते हैं f को 20,1 के लिए तो क्या आंसर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा 9। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको फिर से सुने, ये जो भी रिकर्सिव कॉल्स यहाँ पर किए गए हैं इसको पेपर पे परफॉर्म करके देखें, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 9। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9827657501 या इस मेल आईडी के ऊपर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस लाते रहेंगे।